हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 8 का पार्ट 3। और आज पार्ट 3 में हम जानेंगे जड़त्व और द्रव्यमान के बीच में संबंध। और हम पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था जड़त्व किसे कहते हैं। और हमने ये समझा था कि जो गति का प्रथम नियम होता है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उसके पीछे का रीजन हमने जाना था। आज हम थोड़ा जड़त्व के बारे में और ज्यादा जानेंगे और हम ये समझने वाले हैं इस लेक्चर में कि जड़त्व होता है आखिर वो किस चीजों पे निर्भर करता है। ठीक है। तो इस समझने से पहले आपको देना है एक क्वेश्चन का जवाब, और वो क्वेश्चन ये है कि आप ये खुद एक बार सोचने की कोशिश कीजिएगा कि क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। हम ये जानते हैं कि वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है। और जड़त्व का गुण का मतलब होता है किसी वस्तु की अपनी अपनी जो अवस्था है उसमें परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण होता है उसको हम जड़त्व कहते हैं। क्या सभी वस्तुओं में ये विरोध करने की सेम कैपेबिलिटी होती है? मतलब क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? तो ये क्वेश्चन है। तो आप इसको सोच सकते हैं। और अगर हाँ तो क्यों, और ना तो क्यों। अगर आप इसको सोचेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि नहीं, सभी वस्तुओं का जड़त्व समान नहीं होता है। और इसलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे द्रव्यमान, कि जो वस्तु का जड़त्व होता है उस वो जो निर्भर करता है वो निर्भर करता है द्रव्यमान के ऊपर। वस्तु का द्रव्यमान कितना है उस पर निर्भर करेगा कि उस वस्तु का जड़त्व कितना होगा। ठीक है। यानी कि वो वस्तु परिवर्तन का कितना विरोध करेगी। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है। लेट सपोज आपके पास एक पुस्तकों से भरा एक बक्सा है। ठीक है, जिसके अंदर पुस्तकों से भरा बक्सा है तो ऑफ कोर्स आप इमेजिन कर सकते हो कि वो बहुत भारी बक्सा होगा। ठीक है। इसकी दूसरी तरफ आपके पास है एक खाली बक्सा। ठीक है, जो बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सी वस्तु होगी जो जिसका अधिक जड़त्व होगा। यानी कि किस वस्तु को उठाने के लिए आपको अधिक बल की जरूरत पड़ेगी। अधिक बल की जरूरत में तब पड़ती है जब कोई परिवर्तन का विरोध कर रहा है। और हर एक वस्तु परिवर्तन का विरोध करती है, हम ही पढ़ चुके हैं गति का प्रथम नियम में। राइट। तो आप ये खुद सोचेंगे कि जो पुस्तकों से भरा बक्सा होगा उसको उठाने में हमें अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी। दैट मीन्स कि ये अपने परिवर्तन का अधिक विरोध करेगी। तो आप उसको और ध्यान से सोचेंगे तो आपको ये पता चलेगा क्योंकि पुस्तकों से भरे बक्से का वजन ज्यादा है, उसका द्रव्यमान ज्यादा है। इसलिए इसका जो जड़त्व हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। खाली बक्से का जड़त्व इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में कम होगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक ठेला गाड़ी और एक रेलगाड़ी का। अब इसको खुद बता सकते हैं आप कि इन दोनों में से किसका जड़त्व अधिक होगा। ठीक है। ठेला गाड़ी वही होती है जिसमें सब्जी लेकर के कुछ बेचते हैं या कुछ भी ऑब्जेक्ट जो है वो बेचा जाता है। राइट। ठेला गाड़ी एज कम्पेयर टू रेलगाड़ी उससे कम भारी होती है। और रेलगाड़ी को चलाना विदाउट इंजन बहुत क्या होता है, भारी होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो आप ये बता सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व यहाँ पर ज्यादा होगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं फुटबॉल का और एक बड़ा सा पत्थर। ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो बड़े से पत्थर होगा उसका जड़त्व यहाँ पर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान यहाँ पर ज्यादा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जड़त्व किन कारकों पर निर्भर करता है और किस तरह से निर्भर करता है। तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं एज अ कंक्लूजन कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। तो मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का अगर जड़त्व हमें नापना है तो हम उसके द्रव्यमान को नाप करके बता सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वे प्राकृतिक गुण होता है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया है कि जड़त्व किसे कहते हैं और जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान से कैसे संबंधित होता है। चलिए अब हम मूव करते हैं गति का द्वितीय नियम की तरफ, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। तो गति के द्वितीय नियम में अगर हम पढ़ने क्या वाले, हम इसमें पढ़ेंगे कि किसी वस्तु का जो त्वरण होता है, त्वरण आई होप आपको पता होगा, इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और त्वरण मतलब होता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं तो मतलब त्वरित हो रही है वस्तु। ठीक है। तो किसी वस्तु का जो त्वरण होता है वो किस तरह से बल पर निर्भर करता है, और बल को हम कैसे मापते हैं उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं गति के द्वितीय नियम में। ठीक है, लेट्स सी। ओके। तो गति का द्वितीय नियम को पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम आएंगे गति का द्वितीय नियम किसे कहते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे
बल, आपको यहाँ पे बल की तरफ और हम यहाँ पे वेग जो होता है उसमें कुछ रिलेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक टेनिस की बॉल है यहाँ पे, इसको आपको ये समझना है कि एक टेनिस की बॉल है, ठीक है। तो एक टेनिस की बॉल है, जो टेनिस लोग खेल रहे हैं, मान लो सपोज करो टेनिस का खेल रहे हैं कोई इंसान, ठीक है। वो टेनिस की बॉल जो है खिलाड़ी पर जो वो लग जाती है, खिलाड़ी पर बॉल लगी, ओके। दूसरा सिनेरियो है कि क्रिकेट की बॉल है, ठीक है। क्रिकेट की बॉल कितनी भारी होती है, राइट। और क्रिकेट की बॉल जो है वो एक इंसान पकड़ नहीं पाया, उस पर लग गई, सपोज करो। इन दोनों केस को आपको क्या करना है, कंपैरिजन करके देखना है। और मुझे ये बताइए कि टेनिस की बॉल या फिर क्रिकेट की बॉल, दोनों में से ज्यादा बल के साथ चोट कौन पहुंचाएगी क्रिकेट एक खिलाड़ी को। ऑफ कोर्स आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो क्रिकेट की बॉल होगी, क्योंकि वो बहुत दूर से और बहुत स्पीड से आ रही होगी, तो वो ज्यादा चोट पहुंचाएगी एज कंपेयर टू टेनिस की बॉल, जो कि बहुत पास पास होकर खेला जाता है उसको। और वो जो होगी वो हल्की बॉल होगी, तो वो चोट कम पहुंचाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बल था, बल यानी कि जिसने इसको चोट पहुंचाता है जो खिलाड़ी को, राइट। तो जो बल है बेसिकली वो एक तो द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, और दूसरा जो है वो वेग पर निर्भर कर रहा है, राइट। इनके बल जो है वो द्रव्यमान और जो वेग है उस पर किस तरह से निर्भर कर रहा है, वो हमने इस एग्जाम्पल से समझा है, ठीक है। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है। एक गाड़ी है जो कि बिल्कुल क्या है, बिल्कुल मतलब खड़ी है। अज्यूम करना है ये जो गाड़ी है वो खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। एक गाड़ी है जो बिल्कुल खड़ी हो रखी है यहाँ पे, और दूसरी गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। अब मैं इसको आपको मूव करके दिखाऊंगी, जस्ट वेट। ओके, तो ये जो गाड़ी आपको सेकंड में दिखाई दे रही है, ये जो गाड़ी है वो खड़ी नहीं है बल्कि ये मूव कर रही है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे अज्यूम की वाली गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, और जो फर्स्ट वाली गाड़ी है वो स्टेशनरी में खड़ी है, वो खड़ी है किसी स्टेशन पे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सी गाड़ी को रोकने के लिए आपको ज्यादा बल लगाने की जरूरत पड़ेगी, कौन सी गाड़ी को आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि जो फर्स्ट वाली गाड़ी है वो तो पहले से ही स्थिर अवस्था में है, उसको रोकने के लिए उसको रोकने के लिए क्या ही बल लगाना पड़ेगा, है ना। और जो दूसरी वाली गाड़ी है जो कि गति की अवस्था में चल रही थी, उसको रोकने के लिए हमें बहुत ज्यादा बल लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगेन आप इस कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि जो बल है यहाँ पे वे तो द्रव्यमान पर, आपको एक द्रव्यमान नहीं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेग यहाँ पे काम कर रहा है सिर्फ, ठीक है। तो वेग पर जो है किस तरह से निर्भर कर रहा है। कोई बहुत स्पीड से गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, तो उसको रोकने के लिए आपको बहुत ज्यादा बल लगाने की जरूरत पड़ेगी, एज कम्पेयर टू कोई हल्की हल्की करके कोई गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, तो उसको रोकने के लिए आपको थोड़ा कम बल लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से बल जो है वो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो हमने इन एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश करी कि जो वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव होता है, प्रभाव यानी कि बल, वो वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली द्वितीय नियम बताने की कोशिश करता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वस्तु का जो द्रव्यमान और जो वेग है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है जो गति का द्वितीय नियम हमें देता है। तो एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस यहाँ पे हम कर रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है, वो नया टर्म है संवेग। संवेग को बोला जाता है मोमेंटम, मोमेंटम यानी संवेग। संवेग जो होती है वो द्रव्यमान और वेग को मिलाकर के एक राशि होती है संवेग। संवेग को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, और पी बराबर होता है एम वी। एम यानी कि द्रव्यमान और वी यानी कि वेग, इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसको हम कहते हैं संवेग। और संवेग हम जानते हैं कि वो बल पर निर्भर करता है, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान और वेग जो है वो बल पर निर्भर करता है। किस तरह से, वो हमने अभी एग्जाम्पल से समझा है। संवेग जो होती है वो अगेन एक सदिश राशि होती है बल की ही तरह, क्यों, क्योंकि संवेग जो होता है उसमें परिमाण व दिशा दोनों होती है। आप देखेंगे संवेग में एक राशि है वेग, राइट। और वेग क्या है, वेग भी अगेन एक सदिश राशि होती है, ठीक है। तो जो संवेग होता है उसकी दिशा वही होगी जो वेग की होती है। संवेग का जो आप सही मात्रा देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आप इसकी मात्रक जो है इसकी फॉर्मूले के द्वारा भी डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं संवेग बराबर एम वी होता है। एम यानी कि द्रव्यमान जिसका मात्रक होता है किलोग्राम, और वी यानी कि वेग जिसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो आप इस तरह से संवेग की मात्रा को याद रख सकते हैं, ऐसा ही मात्रक को। तो अब हम ये देख सकते हैं, आगे इसको डिस्कस करते हैं, द्वितीय नियम को यहीं पे खत्म नहीं होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो असंतुलित बल होता है उसके प्रयोग से किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं लेक्चर्स में, राइट। असंतुलित बल के द्वारा किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बल होता है
वो संवेग को भी परिवर्तित करता है। क्या हम ये कह सकते हैं? ऑफकोर्स कह सकते हैं, क्योंकि संवेग के अंदर ही वेग भी आता है, राइट। तो जो संवेग को जो है परिवर्तन जो है वो बल ही करता है। तो बल जो होता है वो संवेग को भी परिवर्तित करता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट में याद रखना है। अगेन हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेंगे संवेग में परिवर्तन की दर के रिलेटेड। एक खराब बैटरी वाली हमारे पास कार है, ठीक है। तो खराब बैटरी वाली कार है, जो कि एक बार हमने इसको बल लगाया, बल लगाने पे से मूवमेंट तो आया, इसमें गति हुई, लेकिन धीरे धीरे ये अपना आप ही रुक जाती है। ओके। लेकिन अगर हम इसमें बल लगाते रहे तो वे मूव करते रहेगी, ऑफकोर्स से करते रहेगी, राइट। तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि संवेग में जो परिवर्तन होता है, संवेग में मतलब जैसे हमने बल लगाया तो उसको संवेग में परिवर्तन होगा कुछ ना कुछ, राइट। तो संवेग में जो परिवर्तन होता है वो केवल ये इस पे डिसाइड नहीं करेगा कि आपने कितना बल लगाया था इनिशियली इस कार के ऊपर, बल्कि वो इस पे भी निर्भर करेगा कि आपने किस समय तक, वो कितने समय तक वो बल वहां पे लगाया है। यानी कि वहां पे जो संवेग होता है वो केवल बल पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि संवेग इस पर भी निर्भर करता है कि किस किस समय तक वो लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बात को समझ लेते हैं। संवेग में परिवर्तन जो होगा वो केवल बल के परिमाण से नहीं बल्कि उस समय से भी है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है, ठीक है। आगे हम इसको और ज्यादा अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, ये यहीं पे खत्म नहीं होता है, ठीक है। हमें ये समझना है सिर्फ, पहले हमने क्या समझा, पहले हमने समझा बल जो होता है, बल का जो प्रभाव होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हमने समझा कि अच्छा जो बल होता है एक तो द्रव्यमान पर और दूसरा वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। तो हमने किस तरह देखा कि बल जो होता है वो द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा और वेग जितना ज्यादा होगा उस हिसाब से बल का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। फिर हमने क्या करा, हमने जो द्रव्यमान था और जो वेग था उसको मिला करके एक राशि बनाई, वो आई संवेग, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम संवेग और बल को देख रहे हैं कि वो दोनों कैसे संबंधित है एक दूसरे से। पर हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, जो संवेग होता है वो सिर्फ बल पर निर्भर नहीं करता कि बल का परिमाण क्या है, बल कितना ज्यादा आपने लगाया है, बल्कि वो इस पर भी निर्भर करता है कि बल आपने किस समय तक लगाया है, ठीक है। तो गति का द्वितीय नियम हम ये बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है, पॉइंट टू बी नोटेड, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपाती होता है। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि डी पी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, मैं सिर्फ इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम बता रही हूँ कि डी का मतलब क्या होता है, चेंजेस, ओके। मैं थोड़ा सा चेंज होना। तो पी मतलब क्या है, संवेग, और टी मतलब क्या है, टाइम, समय, और एफ मतलब क्या है, बल। और जो मैंने ये बीच में साइन लगाया है इसका मतलब होता है समानुपाती, ओके। इसका मतलब ये है कि संवेग में जितना परिवर्तन होगा, अगर संवेग में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है तो बल भी ज्यादा लगेगा। अगर संवेग में परिवर्तन जो होता है, प्रति समय में कितना संवेग में परिवर्तन हो रहा है, अगर वो कम हो रहा है तो बल भी कम लगेगा, ठीक है। और आप इसको वाइस वर्सा करके देख सकते हैं, बल अगर ज्यादा लगाया जा रहा है तो संवेग में परिवर्तन की दर भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये हर क्वेश्चन हमें यही बताती है, सिर्फ जो स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। तो हम रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या समझा। हमने बेसिकली यहाँ पे समझा है न्यूटन का दूसरा नियम जो कि संवेग परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने जड़त्व भी देखा कि जड़त्व और द्रव्यमान किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है वो यही कहता है कि किसी पिंड पर लगने वाला जो बल होता है उस पिंड के संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। संवेग किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, आपको ये भी याद रखना है, जो कि P बराबर mv होता है। आवश्यक शर्तें थी कि आपको गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम और असंतुलित बल पता होना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी इस लेक्चर से पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हम अभी गति के द्वितीय नियम को और अच्छे समझेंगे, इसका गणितीय रूप देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये निकल कर आता है, और उससे से जुड़े हुए हम उदाहरण 8.1 को भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।